गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दादी माँ और जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह ने दादी माँ के व्यक्तित्व का चित्रण किया है। साथ साथ में उनकी घर की पारिवारिक स्थिति के बारे में हमें बताया है और किस तरीके से उनके पिताजी थे, लेखक के पिताजी है वो कैसे थे, इस तरीके से और किस तरीके से दादी माँ थी, वो अपनी जो नौकरानी होती है उनसे कैसा व्यवहार करती है, किस तरीके से वो रहती है। इसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि उनके जो बड़े भाई रहते हैं उनकी जब शादी होती है तो दादी माँ क्या करती है, इस तरह की बातों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए। हम अपनी वसंत भाग 2 से पाठ 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दादी माँ। दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता था कि कमजोरी ही है, यानी ये कमजोरी है अपनी कि पर सच तो है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता था। अनमना सा होने से मतलब क्या है? उदास हो जाना, कि मेरा मन है वो उदास सा हो जाता था। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते थे। कि मेरे शुभ चिंतक कौन होते हैं? जो उनको भला चाहने वाले। शुभ चिंतक कौन होते हैं? जो अपना भला चाहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे जो शुभ चिंतक थे, मेरे जो भला चाहने वाले थे, वो मेरे मित्र मेरे को प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की मुझे सूचना देते थे और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। और पीठ पीछे क्या कहते थे? वो आगे तो क्या कहते थे कि जैसे ऐसा लगता था कि मेरे भला सोचने वाले हैं, लेकिन पीठ पीछे यानी पीठ पीछे से मतलब क्या है? किसी के सामने नहीं, उसके पीठ पीछे ये कहते कि मुझे लेखक को क्या बताते? कमजोर बताते थे। और जो ऐसी प्रतिकूलता, प्रतिकूलता क्या होते हैं कि कोई हमारे काम है वो हमारे अनुकूल नहीं हो रहा हो, प्रतिकूल हो रहा हो, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा हो, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर घबरा जाता है, यानी थोड़ी सी भी अपने अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, अपने अनुरूप काम नहीं होता है तो घबरा जाता है। ये अपना माइक बंद करिए, माइक बंद करिए बेटा, क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे। तो जरा सी प्रतिकूलता से वो घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं सोचता था कि अब मैं उन बातों को कभी सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, न जाने दो, सोचने से होता क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती थी। पर बरबस, बरबस किसे कहते हैं? जबरन न चाहते हुए भी, अपन कोई काम को नहीं चाहते हैं लेकिन उस काम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है, उसे कहते हैं हम बरबस यानी जबरन। और शरद की शीत किरणों यानी बरसात और शीत की बीच की जो ऋतु होती है, बरसात होती है ना, और बरसात और जो शीत ऋतु के बीच की ऋतु को क्या कहते हैं? शरद कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बरबस कि न चाहते हुए मेरी आंखों के सामने है वो शीत की किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती थी। धुंधली छाया यानी अस्पष्ट रूप से, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देना, अस्पष्ट रूप से नाच उठती थी, बोले दिखाई देती थी। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी की ही पानी हिलोरे ले रहा है। आषाढ़ के महीने को क्वार के महीना भी कहते हैं। तो वह कहते हैं ऐसा लगता था जैसे कि क्वार के दिन आ गए, आषाढ़ के दिन आ गए हैं और मेरे गांव के चारों ओर पानी की पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें
घेवरू और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही हैं। वो कह रहे हैं दूर का जो पानी बहकर आता है उसके साथ में मोथा और साई की जो अधगली घासें, घासों के ये नाम हैं, वो आ गई, और घेरू और वन प्याज की जो जड़ें हैं वो आ गई, और नाना प्रकार की बरसाती जो बरसात के बाद में जो तरह तरह की घासें उग जाती हैं वो है सारी, वो क्या आ गई, बरसात के पानी के साथ में आ गई। और पानी में फिर सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही हैं। फिर क्या हुआ कि वो सारी घास है वो एक जगह इकट्ठे हो गई और नाले में आकर जमा हो गई, और जब वहां पर सूरज की तपिश पड़ी तो वो बहुत ही भयंकर दुर्गंध दे रही थी। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रही हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, लेखक कह रहा है कि रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के जो लड़के थे वो किनारों पर जो झाग भरे जलाशय थे उन पर क्या करे, धमाके से कूद रहे थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है कि जो अपना मौसम होता है उन मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, तो एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। और लेखक बता रहे हैं कि आषाढ़ में अगर आम और जामुन न मिले तो कोई बात नहीं, कि आम नहीं मिल रहे हैं, जामुन नहीं मिल रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर अगहन में चिड़ा और गुड़ न मिले तो कोई बात नहीं, और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन ग्वार के दिनों में जो गंधपूर्ण झागरे पानी में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। क्योंकि बच्चों को क्या शौक रहता है, बच्चों को शौक रहता है कि वो जहाँ पर बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो रहा हो वहां पर कूदे और उसका खूब आनंद ले, उसको उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो लेखक के मन में भी ये इच्छा हो रही थी कि मैं भी वहां पर जाऊं। तो एक दिन लेखक है वो वहां पर गए और वो भी वहां पर जलाशय में है वो कूदने लगे। लेकिन वो एक ही दिन कूद पाए, क्योंकि फिर वो जब नहाए धोए तो बीमार हो गए। और हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, उनको हल्की जो बीमार हो जाते हैं वो उनको अच्छा लगता था। लेखक को क्यों लगता था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी बुखार कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उन्हें अच्छा क्यों लगता था कि खाने के लिए उन्हें दिन भर नींबू और साबु मिलता था। क्योंकि दिन भर खाने के लिए उन्हें क्या मिलता था, साबु दाना जो नहीं होता, क्या जानते हो ना आप लोग, तो वो खाने को मिलता था और वो उन्हें खाने के लिए अच्छा लगता था। तो इसलिए उनको हल्की बीमारी थी वो अच्छी लगती थी। तो उनको क्या हो गया था, थोड़ा थोड़ा, वो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिले। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी कि थोड़ा थोड़ा सा बुखार हो जाए, सर में साधारण सा दर्द हो जाए और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन ऐसी इस बार है, वो लेखक पानी में जब कूद के आए, जब उनके हल्की बुखार हो गई तो वो बुखार थी वो उतरी नहीं। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, यानी जो बुखार हुई वो चढ़ती गई, लगातार चढ़ती गई। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पर रजाई यानी उनको इतनी जोर से ठंड लगी कि रजाई पर रजाई डालते गए, और उनकी बुखार कब उठती, रात के 12 बजे बाद में। फिर आगे पढ़ते हैं। दिन में मैं चादर, एक सॉरी यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग कि लेखक को क्वार के दिनों में क्या अच्छा लगता था। तो क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झागरे जल में कूदना लेखक को अच्छा लगता था। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना। फिर आप आगे लिखेंगे लेखक को अच्छा लगता था। फिर
लेखक को बुखार हो जाने पर क्या खाना अच्छा लगता था? तो लेखक को बुखार हो जाने पर दिन भर नींबू और साबू खाना अच्छा लगता था। तो यहाँ से कर लेंगे, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। बुखार हो जाने पर लेखक को क्या खाना अच्छा लगता था? तो बुखार हो जाने पर लेखक को दिन भर नींबू और साबू खाना अच्छा लगता था। आगे पढ़ते हैं। दिन में चादर लपेटे सोया। माइक बंद कर लीजिए बेटा अपना, माइक ऑन नहीं रखेंगे, क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल से। मैं चादर लपेटे सोया था, यानी लेखक के बुखार हो रही थी, तो वो क्या है, चादर लपेट कर सो रहे थे। तो उन्हें देखा कि दादी माँ आई थी उनकी, और शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल से। दादी माँ, अपना प्रश्न ये भी बन रहा है कि दादी माँ किस जल से नहा के आई थी? तो दादी माँ झाग वाले जल से नहा के आई थी। इसका उत्तर हो जाएगा दादी माँ झाग वाले जल से नहा के आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झेलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छूकर जर का अनुमान करती रहती। हांडी के में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर दी थी। दादी माँ क्या करती थी? दादी माँ आती थी तो ऐसा लगता था कि वो स्नेह से परिपूर्ण थी और लेखक का बहुत ध्यान रखती थी। तो वो आते ही क्या करती, उसके पेट को छूती, लेखक के पेट को छूकर क्या देखती, वो ऐसे देखती कि बुखार है, वो कहीं ज्यादा तो नहीं हो रही। फिर अपनी आंचल की गांठ, यानी आंचल में कोई अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी, अदृश्य धारी यानी जैसे कहते ना कि उसकी मिट्टी लगाने से वो इंसान ठीक हो जाएगा, उसकी भभूति देने से वो ठीक हो जाता है, तो इसी तरह वो भी कुछ इकट्ठा करके लाती थी और मिट्टी उसके मुंह में डालती लेखक के और माथे पर लगाती, और लेखक के पास दिन पर चारपाई पर बैठी रहती थी। जहाँ पर लेखक सोए हुए थे वहां पर बैठी रहती थी और उसकी लेखक की ज्वर का, बुखार का अनुमान लगाती रहती कि कहीं ज्यादा तो इसको ज्वर नहीं हो गया। और क्या क्या करती, कभी पंखा झेलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कर कपड़े से सहलाती, कभी क्या करती, पंखा झेलती कि इसको गर्मी लग रही होगी, और कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, और कभी क्या करती, जो लेखक के पैर थे, हाथ थे, वो एकदम से जलते रहते थे बुखार में, उनको वो सहलाती थी। सर पर दालचीनी का लेप करती थी और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती थी। अब अपना ये भी प्रश्न कर रहा है, जब लेखक को बुखार हो जाता था तो दादी माँ क्या करती थी? तो यहाँ से अपन अंडरलाइन करेंगे कि वो आते ही दादी माँ सर और पेट छूती, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्ति के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डालती, माथे पर लगाती और दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, और कभी पंखा झेलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, और कभी सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती थी। और हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी से मूंग की दाल एकदम मिल गई तो नहीं, कोई बीमारी के घर से सीधे बाहर से आकर नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान करती थी। इन सब लाइनों को आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें से हमारे बड़ा प्रश्न बन रहा है कि जब लेखक को बुखार हो जाती थी तो दादी माँ की क्या प्रतिक्रिया रहती थी, या दादी माँ क्या क्या करती थी। तो हम यहाँ से आते ही सर पेट को छूती, यहाँ से लेके और परेशान कर देती थी, यहाँ तक इसका लिखेंगे, इसका उत्तर यहाँ तक लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को गवई गांव की
50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। प्रश्न अपना ये भी बन रहा है 1 नंबर का कि दादी माँ को किस किस्म की दवाओं के नाम याद थे? तो दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग यहाँ तक। आगे, गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, नमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। ठीक, गांव में जब कोई ऐसा, वो लेखक के साथ ही नहीं करती थी दादी माँ। दादी माँ क्या करती थी, जब गांव में कोई बीमार हो जाता था तो उसके पास भी पहुंचती और वही काम करती। कभी उसके हाथ को छूती कि बुखार कितनी है कि नहीं है, कभी माथा छू के देखती, कभी उसका पेट छू कर देखती कि इसका पेट सही है नहीं है, इसको बुखार कितनी है, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरनाम, नमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। फिर जैसे कि उनको बहुत सारा ज्ञान हो, वैसे भूत से लेकर यानी भूत प्रेत में भी बातों में विश्वास करती। नमोनिया हो गया कि इसको मलेरिया हो गया, ऐसा वो सबको विश्वास के साथ सुनाती थी। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। महामारी विषुचिका के दिनों में कोई भी महामारी, जैसे अब कोविड महामारी फैली हुई थी, तो वैसे ही कोई महामारी फैली हुई, तो उस दिनों में क्या करती थी, वो रोज सवेरे उठकर स्वांग के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप करती थी। इनसे क्या होता है, हमारा जो वातावरण है, गुग्गल और धूप से हमारा वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, और जो कीटाणु रहते हैं वो है उनका सफाया हो जाता है, और हमारा वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, उससे कीट मच्छर है वो मर जाते हैं। तो ये अपना ये भी प्रश्न बन रहा है कि महामारी के और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे दादी माँ क्या करती थी? तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग, महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, धूप करती थी वो। यहाँ तक अपन अंडरलाइन करेंगे। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी वो इतनी बुजुर्ग महिला थी, लेकिन सफाई में वो सफाई उनको बहुत पसंद थी। दवा में देर हो जाती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे पागल हो जाती। पागल से मतलब क्या है कि किसी को समय पर दवाई नहीं दी गई है, दवा में देर हो गई है, घर में मिश्री है या शहद खत्म हो गया है, चादर, जो चादर से मतलब जो चादर या गिलाफ जो पलंग पर जो बिछाए गए चादर हैं और जो उनकी जो गिलाफ है वह नहीं बदले जाते तो वह एकदम गुस्सा हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसी बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, क्योंकि लेखक अब बड़े हो गए हैं और वे अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं जब उनकी दादी माँ थी तो वो क्या क्या करती थी। तो वो कह रही है कि लेखक कह रहे हैं कि बुखार तो मेरे अब भी आता है, लेकिन अब वो जो बुखार आता है उसमें वो वाला मज़ा नहीं जो दादी माँ के सामने आता था। अब क्या करते हैं कि नौकर है वो पानी दे जाते हैं, मेस महाराज है यानी जो खाना पकाने वाले हैं वो अपने मन से खिचड़ी पका कर दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं और नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन और मिक्सर की शीशी में तिताई के दे जाते हैं, तो उसकी तिताई के डर से मेरा बुखार है वो भाग जाता है। पर न जाने ऐसे बुखार को बुलाने को जी नहीं चाहता, कि ऐसे बुखार है को बुलाने को जी नहीं चाहता। अब अपना ये एक छोटा प्रश्न यहाँ से ये भी बन रहा है कि नाड़ी देखकर डॉक्टर साहब क्या करते हैं? तो नहीं, सॉरी, लेखक का बुखार किस डर से भाग जाता है? तो यहाँ से करेंगे आप लोग, कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे, कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। आगे बढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, उसके जो बड़े भाई थे लेखक के, वो कह रहे हैं कि किशन भैया की शादी है वो ठीक हुई।
दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, कि दादी माँ का जब किशन भैया की शादी हुई तो दादी माँ का जो उत्साह था, जो उमंग था, वो देखने लायक था। यानी वो बहुत ज्यादा खुश थी, दिन भर गायब रहती थी, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जब किशन भैया की उनकी शादी थी तो दादी माँ इतनी खुश रहती थी, दिन भर गायब रहती थी। दिन भर गायब रहने से मतलब काम में बिजी रहती थी कि घर में अब शादी है और कोई दूसरा काम संभालने वाला नहीं है, तो वो दिन भर गायब रहती थी। और ऐसा लगता था जैसे सारा घर उन्होंने सर पर उठा लिया हो। वो सारा घर सर से उठाने से मतलब है कि ऐसे लगता था जैसे सारी जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर ही है। अगर पड़ोसने आती उन्हें बुलाने के लिए तो दादी माँ क्या कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। कि क्या करूं, एक काम भी यदि मैं अपने हाथ से करूँ तो होने वाला नहीं है। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग। दादी माँ को जब पड़ोसने बुलाने आती तो दादी माँ क्या कहती, तो पड़ोसने जब दादी माँ को बुलाने आती तो दादी माँ कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। जानने को यो सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं। जानने को तो ये सभी जानते थे कि दादी माँ थी वो कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। पर किसी काम में, यानी कोई काम नहीं होता था और वहां पर वो उपस्थित नहीं रहती थी, तो वो ऐसा प्रदर्शित करती थी जैसे कि मैं यहाँ पर नहीं थी, इस कारण इस काम में विलंब हो गया। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। उन्हीं दिनों की बात है, लेखक कह रहे हैं कि एक दिन मैं दोपहर को घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। तो बाहर क्या देखती है कि अपने घर की दहलीज के बाहर दादी माँ किसी पर गुस्सा कर रही थी, बिगड़ रही थी यानी किसी पर गुस्सा कर रही थी। देखा, पास के कोने में दुब की रामी की चाची खड़ी थी। लेखक देखता है कि पास के कोने में कौन दुबका खड़ा था, रामी चाची है वो खड़ी थी। अपना ये भी प्रश्न बन रहा है कि लेखक ने जब बाहर से आके देखा तो दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी, रामी चाची पर बिगड़ रही थी। अंडरलाइन कर लीजिए, रामी की चाची पर बिगड़ रही थी दादी माँ। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल दे में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। वो लेखक देखता है, बाहर से आता है तो दादी माँ देखता है, वो दादी माँ किसी पर बिगड़ रही है। और वो कौन थी, वो रामी की चाची खड़ी थी। उसे क्या कह रही थी, सो न होगा धन्नो, अब रुपए मैं सूद के साथ दे दे, कि मैंने तेरे को रुपए जो उधार दिए थे ना वह सूद के साथ दे दे, यानी ब्याज के साथ देते हैं, इंटरेस्ट के साथ देते हैं। मेरा जितना इंटरेस्ट बनता है, मेरा जितना ब्याज बनता है, मेरा जितना सूद बनता है, उतना रुपया मैंने तेरे को दिए थे, उसको सहित मेरे लौटा दे। वो बेचारी उनसे गुहार करती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं होंगे तेरे पास, मेरे को तो अभी देने पड़ेंगे। जब लेने के लिए आई थी तब तो बड़ी चुपचाप, बड़ी मेरे से मांग रही थी, नाक रगड़ती फिर रही थी, और आज जब देने का टाइम आ रहा है तो मेरे से मना करी है। और जब तू ऐसे कहती है कि जब तू मेरे से पैसे मांगने आई थी तब तेरे को किसी ने भी एक पाई भी नहीं दी थी, मैंने ही तेरे को पैसे दिए थे, और अब कह रही है कि फसल कटेगी तब दे दूंगी, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, और तेरी खातिर अब क्या मेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, यानी एक फसल तो तुम्हारी कट गई, अब मेरे लिए कोई दूसरी फसल थोड़ी कटेगी। वो उस पर ऐसे बिगड़ती है। दूंगी मालकिन, रामे की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। वह कहती है, दूंगी मालकिन, रामे की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकती है। वो बेचारी दादी माँ के पैरों में पड़ जाती है और कहती है, दादी माँ मैं आपका एक भी पैसा नहीं रखूंगी, आपके पैसे मैं दे दूंगी, और आप मेरे पे नाराज मत हुई, और उनके पैरों की ओर झुकती है। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो इस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। वो कहती है, मेरी बिटिया की शादी है,
अगर आप दया नहीं करेंगी तो इस बेचारे का निस्तार कैसे होगा, यानी इसका काम कैसे बनेगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ है वो उसके पास में खड़ी थी, तो दादी माँ उसको दूर करते हुए बोलती है, हट हट, अभी मैं नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट जाती है और ऐसे कह के दादी माँ थी वो उस रामी की चाची से दूर हट जाती है। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। जाने दो दादी, मैंने लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने ये देखा तो मैंने दादी माँ से कहा कि दादी माँ इसे जाने दो और ये जो प्रसंग चल रहा है इसको हटा दो, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, कि इसके पास जब कभी रुपया होगा तो दादी माँ ये दे देगी, आप इस तरीके से इससे व्यवहार मत कीजिए। ये कौन कहता है? ये लेखक अपनी दादी माँ से कहता है। चल 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 चला है समझाने, तो लेखिका माँ उसको भी झिड़काते हुए कहती है, चल समझाने के लिए चला है मेरे पास। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने क्या किया कि मैं चुपके से आंगन की ओर चला आया। कई दिन बीत गए और मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। लेखक कह रहे हैं कि ये बात हुई थी, अ, अ, मैं इस बात को भूल भी गया था क्योंकि बहुत सारे दिन गुजर चुके थे। रामी की चाची से पैसा लेने के लिए मांगने के लिए आई थी और दादी ने इस तरह से उसे झकोर दिया था। मैं इस प्रसंग को बहुत दिन हो गए, इसलिए मैं इस प्रसंग को भूल गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन रास्ते में लेखक जब जा रहा था तो वही रामी की चाची उसे लेखक को मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। दादी माँ को वह क्या आशीर्वाद दे रही थी? पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। अपना प्रश्न ये भी बन रहा है कि लेखक को जब एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली तो दादी माँ को वह क्या आशीर्वाद दे रही थी? यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग। एक दिन रास्ते में रामी की चाची न मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे कि वह दादी को दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। वो पूछी कि ये क्या बात हुई? मैंने पूछा क्या बात है कि आप ऐसा क्यों आशीर्वाद दे रही है, दूधो नहाओ पूतो फलो? तो वो बोली कि क्या बात हो गई? तो उसने कहा, उरन हो गई बेटा, भगवान भला करे। उरिन हो गई यानी मैं ऋण से मुक्त हो गई, भगवान है उनका भला करे। हमारे मालकिन का यानी दादी दादी माँ का, लेखक की दादी का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, कि कल वो हमारे घर आई थी और ऐसे बोली कि मेरा पिछला रुपया बकाया है उसको मैं अब नहीं लूंगी, क्योंकि और ऊपर से उन्होंने हमारे 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। और उन्होंने दादी माँ ने और क्या किया कि उनको 10 रुपए का नोट और दिया, और नोट देकर वो क्या बोली, देखो धनो, जैसी बेटी तेरी है वैसी ही मेरी है, 10 रुपए के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। तो वो कहती है कि तेरी दादी माँ है वो देवता है देवता, इस तरीके से कहती है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, तो लेखक कहते हैं कि उस रोज तो आपको बहुत डांट रही थी पैसों के लिए। मैंने उनसे पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। तो वह बोलती है कि रामी की चाची बोलती है कि यह तो बड़े लोगों का काम है, कि जो बड़े लोग होते हैं वो रुपए दे दे तो इतना बड़ा एहसान कर देते हैं, और इतना बड़ा एहसान करते हैं और डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। यानी उन्हें रुपए देकर अगर डांटने का मौका भी नहीं मिले तो कोई लाभ नहीं हो सकता। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक कहते हैं कि मैं जो तर्क उन्होंने दिया था, इस तर्क से मैं मन ही मन में हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के जो 4-5 रोज पहले से ही जो औरतें थी वो रात भर गीत गाती थी।
अब यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग। किशन के विवाह पर औरतें क्या करती थी? तो विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। 1 नंबर का प्रश्न अपना बन रहा है यहाँ से कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अब विवाह की रात को अभिनय भी होता है यानी नाटक भी करते हैं वो। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। यह प्राय एक ही कथा यानी वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, किसी से संबंधित होती है, वो अभिनय करती है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। उसमें विवाह से लेकर यानी विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। उस जो नाटक होता है उसमें क्या करते हैं कि कैसे विवाह हुआ और कैसे संतान की उत्पत्ति हुई, वहां तक के दृश्य है वो दिखाए जाते हैं। वो कब होता है? विवाह की रात, जब शादी होती है उसी रात को वो अभिनय भी होता है और वो एक ही कथा का होता है जिसमें विवाह से लेकर जहाँ तक संतान होती है वो सभी दृश्य है वो दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। इसके सभी पाठ हैं यानी जो अभिनय के जो पात्र कोई से भी हम कथा को करते हैं तो उसके नाटक करते हैं तो उसके लिए पात्रों की जरूरत होती है। तो सभी जो पार्ट हैं, जो सभी पात्र हैं वो औरतें ही बनती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। लेखक कह रहे हैं कि मैं बीमार हो गया, इसके कारण मैं बारात में मैं नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। उसका लेखक का जो ममेरा भाई था राघव, वो दालान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। वह जो ममेरा भाई था वह भी जब बारात जा चुकी थी तब वह आया था और इसलिए वह भी वहां पर था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। औरतों ने क्या किया? औरतों ने उस पर आपत्ति की कि यहाँ पर ये क्यों सो रहा है। क्योंकि जब औरतें हैं वो अपना जो पाठ करती है, अपना जो अभिनय करती है, वहां पर कोई भी लड़का या जेंट्स पुरुष है कोई भी उपस्थित नहीं रह सकता। और वहां पर लेखक तो बीमार होने के कारण वहीं था और जो उसका मेरा भाई राघव था वो लेट आया था, इस कारण वो वहां पर था। इसलिए औरतों ने वो वहां पर सो रहा था, इस पर औरतों ने आपत्ति जताई कि यहाँ पर ये क्यों सो रहा है। और अब प्रश्न अपना इसमें से 2 प्रश्न बन रहे हैं कि जो लेखक है वो बारात में क्यों नहीं जा सका। तो लेखक मैं किससे करेंगे आप? मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। प्रश्न बना लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका? लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। और उसका मेरा भाई कौन था? लेखक का ममेरा भाई का क्या नाम था? लेखक के ममेरे भाई का नाम राघव था। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि लेखक के ममेरे भाई का नाम राघव था। लेखक के ममेरे भाई का नाम राघव था। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। जब औरतों ने ऐसे कहा ना कि हम तो इनके सामने ये सो रहे हैं और इसकी तबीयत खराब होने के कारण ये है, दोनों पुरुष हैं, जेंट्स हैं, हम यहाँ पर कोई अपना पार्ट नहीं खेलेंगी। तो दादी माँ उस पर क्रोध करती हैं, उनसे कहती है कि लड़कों से क्या पर्दा करना है, लड़कों से कोई पर्दा नहीं करना। लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा होता है यानी लड़के होता है और ब्रह्मा है वो एक जैसे होते हैं, यानी उनमें कोई भी असमानता नहीं होती है। इसलिए आप दोनों हैं वो इनके सामने इनके सामने आप अपना अभिनय रच सकती हैं। आप अपना जो पार्ट हैं वो खेल सकती हैं, इनमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके से वो जो दादी माँ हैं उन पर बिगड़ती है। आगे बढ़ते हैं। मुझे भी पास के चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। कि दादी माँ कहती हैं कि मेरे को भी क्या किया कि वहाँ पर एक चारपाई पर और रखकर और चारपाई लगा दी और उस पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से मुझे सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं।
मुझे भी बड़ी जोर कह रहे हैं कि मुझे भी बड़ी जोर से हंसी आ रही थी और ऐसा लगा कि मैं जोर से हंस दूं, लेकिन भेद खुल जाएगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। तो वो बोला कि मैं जोर से यदि हंस जाऊंगा तो भेद खुल जाएगा और मैं निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक गई न सकी और भंडा फाड़ हो गया। लेकिन इस भाभी की बात पर है वो हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से ये चैप्टर का इतना अध्ययन करते हैं, शेष भाग कल पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।